में। अभी हमें क्या देखना है, टंग देखना है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं टंग के बारे में। ठीक है, टंग क्या है? टंग जो है हमारे एलिमेंट्री कैनाल के जो माउथ वाला पोर्शन है उस माउथ में पाया जाता है, ठीक है। तो टंग जो है हमारे माउथ के अंदर पाए जाने वाला एक फ्लैटेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। माउथ कैविटी का अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाए तो ऐसे माउथ स्ट्रक्चर कैविटी बनेगा। ये आपका माउथ कैविटी हो गया, ठीक है। ये आपका नजल कैविटी हो गया जिसे कनेक्टेड होगा। पीछे का पोर्शन जो फेरिंग्स हो गया, ये ट्रैकिया हो गया और ये आपका इसोफेगस हो गया, ठीक है। ये माउथ कैविटी के अंदर यहाँ पे टीथ मिलेंगे और यहाँ पे क्या होता है, टंग रहता है, ठीक है। यहाँ पे आपका टंग देखने को मिलेगा। तो टंग जो है एक फ्लैटेड स्ट्रक्चर हो गया। टंग जो है, जीभ जो है क्या है, एक मांसल संरचना है। यहाँ पे तालाब ऐसा रहेगा, क्या है, एक मांसल संरचना है, ठीक है। एक मांसल संरचना है तो कैसा होता है, चपटा होता है, चपटा होता है, ठीक है। और ये माउथ कैविटी के निचले हिस्से से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे किससे जुड़ा होता है, तो माउथ कैविटी के निचले हिस्से से जुड़ा हुआ रहता है। लोअर सरफेस जुड़ा रहता है, लोअर सरफेस से ये जुड़ा हुआ रहता है। ये जीभ जो होता है इसका काम क्या होता है, तो जीभ जो है इसका काम होता है भोजन के स्वाद को चखना, भोजन के स्वाद को चखना। इसका काम क्या है, भोजन के स्वाद को चखना। और क्या काम होता है, तो भोजन में लार को मिलाना, लार को मिलाना। और क्या काम हो जाएगा, तो बोलने में मदद करना, ठीक है। तो ये इसके काम हो गए जीभ के। ध्यान रखेंगे जीभ क्या होता है, एक फ्लैटेड स्ट्रक्चर होता है, एक चपटा संरचना होता है, मांस का बना होता है, ठीक है। और ये हमारे माउथ कैविटी के मुख गुहा के निचले सतह से जुड़ा हुआ रहता है। इतना क्लियर है। इसके बाद से ये काम क्या करता है, तो काम इसका हो गया भोजन के स्वाद को चखना, दूसरा लार को भोजन में मिलाना और तीसरा बोलने में मदद करना। ये काम जीभ का होता है हमारे लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जीभ जो है हमारे भोजन के स्वाद को कैसे चखता है, तो भोजन के स्वाद को चखने के लिए जीभ के अंदर क्या होती है, स्वाद कलिकाएं होती हैं। चलिए उसको देखते हैं। तो ये जो जीभ है इसको सामने से अगर देखेंगे तो कैसे दिखाई देगा, ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा, ठीक है। ऐसे होता है, ठीक है। अब इसके अलग अलग हिस्से में अलग अलग प्रकार के स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। जैसे पीछे देखिएगा तो कुछ इस तरह के स्वाद कलिका देखे जाएंगे, साइड में कुछ इस तरह की देखी जाएंगी, ये सब के सब स्वाद कलिका हैं। इसके बाद से इसमें जीभ में पूरे जीभ के साइड में और बीच में स्वाद कलिकाएं फैली हुई रहती हैं, ठीक है। ऐसे स्वाद कलिकाएं बीच में फैली हुई रहती हैं। अब इस जीभ के अलग अलग हिस्से में अलग अलग प्रकार के स्वाद कलिका होती हैं। ध्यान रखेंगे जीभ के अलग अलग हिस्से में अलग अलग प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। कैसे होती हैं वो, ये देखिए। तो जीभ का ये जो हिस्सा है आगे का, यहां पर मीठे स्वाद को चखने वाली स्वाद कलिका होती है, मीठा, स्वीट, मीठे स्वाद को चखने वाली स्वाद कलिका सामने होती है, ठीक है। इसके बाद से बगल में क्या होती है, मीठे के बाद से होती है नमकीन। यहाँ की जो स्वाद कलिका होती है ये किस स्वाद को चखती है, नमकीन स्वाद को चखती है, सॉल्टी टेस्ट को टेस्ट करती है, ठीक है। और यहाँ पे जो होती है ये खट्टे स्वाद को चखती है, किसको चखती है, खट्टे स्वाद को चखती है। और पीछे वाली जो होती है ये
तीखा स्वाद को चखती है। ठीक है, तो हमारे जीभ के अंदर अलग अलग प्रकार की स्वाद कलिका होती है अलग अलग जगह पे। ठीक है, ये क्लियर यहाँ पे हो रहा है कि यहाँ पे जो देखिएगा कि जीभ के सामने मीठे स्वाद को चखने वाली स्वाद कलिका है, इसके बाद नमकीन स्वाद को चखने वाली, उसके बाद खट्टा वाले और लास्ट में तीखे स्वाद को चखने वाली स्वाद कलिकाएं होती है। ठीक है, तो जीभ के अलग अलग हिस्से में अलग अलग प्रकार के स्वाद को चखने वाली स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, ये यहाँ पे क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि कितने स्वाद कलिका पाई जाती है जीभ के अंदर, तो देखिएगा यहाँ पे 4 हो रही है। ठीक है, मीठा, नमकीन, खट्टा और तीखा, तो 4 प्रकार की स्वाद कलिका होती है। ठीक है, 4 प्रकार की स्वाद कलिका होती है। ठीक है, 4 प्रकार की स्वाद कलिका इसमें देखी जाती है। ये स्वाद कलिका क्या होती है, तो वैसे कोशिकाओं के एक समूह होते हैं, अगर इसको डिटेल देखना चाहेंगे तो वो दिखाई दे सकता है। ठीक है, वैसे इसको जब डिटेल करना है ना तो इसका एनाटॉमी थोड़ा देखना पड़ेगा। इसमें क्या जीभ जो है इसको ऐसे करके आप काट के देखेंगे, प्लेट करेंगे ना, इसमें आपको स्वाद कलिकाएं ऐसे देखी जाएंगी, हल्का पीले रंग की, पीले नहीं कहेंगे उसको, गुलाबी रंग की दिखाई देती है ना। ये आपको इस तरह की होती है। ठीक है, बाहर उभरी हुई रहती है, ये आपको बाहर उभरी हुई दिखाई देंगी इस तरह से, और ये कुछ कोशिकाओं की समूह होती है ये। ठीक है, इसमें ये कोशिकाएं लगी हुई रहती हैं और ये सतह हमको ऊपर दिखाई देता है उभरा हुआ। ठीक है, तो इस पे जैसे ही हमारा भोजन आता है और लार के साथ मिलता है तो स्वाद कलिकाएं काम करती है, उसकी सेंसेस काम करती हैं और फिर क्या करती है तो उसको आगे हम लोग महसूस कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ से न्यूरॉन उस सूचना का हमारे दिमाग तक भेजता है। ठीक है, तो हम लोग उसको महसूस कर पाते हैं। ठीक है, तो जीभ के बारे में इतना रहा। अब जीभ की लंबाई जो होती है अलग अलग इंसान की अलग अलग हो सकती है, अलग अलग जंतु का भी जीभ का लंबाई अलग अलग होता है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जीभ कंप्लीट हो गया, दांत कल कंप्लीट कर लिया था, जीभ कंप्लीट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं इसोफेगस की तरफ। जो भी देख रहे हैं और भी इसको शेयर कर दें ताकि और लोग भी इसको देख सकें। हम लोग रेगुलर क्लास को अटेंड करेंगे इसी टाइम पे। चलिए आगे क्या देखना है, इसोफेगस, भोजन नली देखना है। आगे पढ़ना है भोजन नली, इसोफेगस। ठीक है, तो इसोफेगस क्या है, भोजन नली क्या है। देखिए इसोफेगस जो होता है ये एक ट्यूब है जो माउथ कैविटी से भोजन को आगे जाने के लिए रास्ता देता है। ठीक है, इसलिए माउथ कैविटी में बार बार बना रहे हैं, तो इतनी बार माउथ कैविटी बनाया जाएगा कि आप लोगों को याद ही हो जाएगा। ठीक है, यही वजह है कि हम जब पढ़ाते हैं तो बच्चों को डायग्राम याद हो जाता है। थोड़ा सा अगर एक्टिव बच्चा है तो याद कर लेता है सब चीज। ठीक है, तो ये जो ट्यूब है पीछे से जो निकल रही है, ये ट्यूब क्या है, आपकी भोजन नली है। ये आके इसोफेगस में, स्टोमक में, इसोफेगस तो खुद है, ये आके स्टोमक में खुलती है। ठीक है, ये क्या है, आपकी भोजन नली है, भोजन नली यानी इसोफेगस है। और ये क्या है, अमाशय है। ठीक है, अमाशय को लिखेंगे स्टोमक। ठीक है, और इसोफेगस का अंग्रेजी यहाँ, हाँ, भोजन नली का अंग्रेजी इसोफेगस लिखे हुए है। ठीक है, तो इसोफेगस जो होती है ये क्या है, तो मांस की बनी हुई एक नली होती है। ठीक है, क्या होती है, तो मांसल नली होती है। ये क्या है, मांसल एक नली है जो ऊपर कहाँ खुलती है, तो ऊपर ये फेरिंग्स में खुलती है। आप लोगों को पता होगा ये वाला जो एरिया है इसको फेरिंग्स बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं, फेरिंग्स यानी घ्राणी कहते हैं। इसको इंग्लिश में फेरिंग्स बोलेंगे, हिंदी में घ्राणी कहेंगे। ठीक है, तो ऊपर की ओर फेरिंग्स में यानी घ्राणी में खुलती है। ऊपर की ओर कहाँ खुलती है, तो ऊपर घ्राणी में खुलती है। और नीचे कहाँ खुलती है, तो नीचे अमाशय में खुलती है। ये अमाशय है, नीचे अमाशय में खुलती है। यानी कह सकते हैं कि ये इसोफेगस जो है यह भोजन को कहाँ से कहाँ तक, तो घ्राणी से अमाशय तक ले जाने का कार्य करती है। क्या करती है, भोजन को घ्राणी से अमाशय तक ले जाने का कार्य करती है। इतना क्लियर है। ठीक है, आगे देखिए। अब ये जो है
एक मांस की बनी होने से ये सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है, लचीली होती है। ठीक है, तो ये क्या होती है, मुलायम होती है, मुलायम और लचीली होती है, मुलायम और लचीली होती है। ठीक है, इसकी लंबाई अलग अलग इंसान में अलग अलग हो सकता है। ठीक है, इसकी लंबाई जो है अलग अलग इंसान में अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 35 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है, मैक्सिमम 35 सेंटीमीटर ये रहेगा। क्लियर है? अब देखिए, इसोफेगस जो है, इसमें जब भोजन आगे जाता है ना, तो इसमें खास प्रकार की एक्टिविटी होती है। जब इसोफेगस ऐसा होकर भोजन जब आगे जाएगा, ठीक है, तो भोजन जब आगे जाएगा तो यहाँ पे एक एक्टिविटी होती है जिसे पेरिस्टालसिस कहते हैं। ठीक है, इसोफेगस से जब भोजन आगे जाएगा ना, इसे क्या कहेंगे, पेरिस्टालसिस कहेंगे। पेरिस्टालसिस की क्रिया द्वारा ये आगे बढ़ता है। लेकिन एक चीज देख लीजिए, महाशय के ओपनिंग को ड्यूलेट कहेंगे, जो कल मैंने लिखा था आज भूल रहे हैं, यहाँ पे इसको ड्यूलेट लिखेंगे। ठीक है, तो भोजन नली का ओपनिंग जो होता है क्या कहलाएगा, ड्यूलेट कहलाता है। इसका ओपनिंग क्या कहलाता है, ड्यूलेट कहलाता है। क्लियर है? चलिए, अब देखिए, तो ड्यूलेट क्लियर हो गया कि इसका ओपनिंग जो क्या है, ड्यूलेट है। अब आगे देखिए, हाँ, यहाँ पे हमने बता रहे थे कि भोजन जब आगे बढ़ता है तो पेरिस्टालसिस होता है। पेरिस्टालसिस क्या है, देखिए, इस पेरिस्टालसिस को समझने के लिए इसको हम बड़ी डायग्राम करके देखते हैं। ठीक है, इस एरिया को हम बड़ा करके देखते हैं, इसको हम बड़ा करके देखते हैं पेरिस्टालसिस समझने के लिए। ठीक है, तो जैसे भोजन आगे जाता है ना, तो जहां जहां भोजन जाएगा वहां पे ये ऐसे फूल जाता है। जैसे ये भोजन आएगा, ये क्या होगा, ऐसे फूल जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ भोजन है, इस पॉइंट पे उसमें नहीं दिखाए हैं बट यहाँ दिखा रहे हैं, यहाँ पे ये भोजन है। ठीक है, यहाँ पर भी भोजन है। तो जहाँ भोजन होता है उसके जस्ट ऊपर क्या होता है, मतलब कि भोजन नली पे काफी तेज दबाव बनता है। ठीक है, इस पे क्या होता है, तेज दबाव बनता है। तो दबाव के बनने से भोजन आसानी से आगे की ओर फिसलता है। ठीक है, इस पे जब दबाव चारों तरफ से ऐसा बनेगा तो भोजन क्या होगा, आगे की ओर, नीचे की ओर खिसकेगा, फिसलेगा। तो उसी क्रिया को क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे, पेरिस्टालसिस बोलेंगे। ठीक है, तो पेरिस्टालसिस क्या हो गया, एक ऐसी एक्टिविटी हो गई जिसमें भोजन के कण के ऊपर प्रेशर बनता है, दबाव बनता है। उससे भोजन क्या होता है, फिसल करके अमाशय में चला जाता है। और यह क्रिया कहाँ होती है, तो भोजन नली में देखी जाती है। ठीक है, ये क्रिया कहाँ जब देखी जाती है, भोजन नली में देखी जाती है। क्लियर? तो यहाँ पे आप लोगों का क्या हो गया, भोजन नली भी कंप्लीट हो गया। चलिए, यहाँ भोजन नली भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग अमाशय की तरफ। ये डायग्राम सेम रहेगा, इसमें मिटाने की जरूरत नहीं है। आगे हेडिंग करना है अमाशय। अमाशय ज्यादा ऊपर हो रहा है ना, स्टोमक। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे दिख रहा है अमाशय। अमाशय क्या है, तो एक थैलीनुमा संरचना है। डायग्राम में जो दिख रहा है उसी डायग्राम के अकॉर्डिंग बात करें, ये क्या है, एक थैलीनुमा संरचना है। ठीक है, अमाशय क्या होता है, तो एक थैलीनुमा संरचना होता है। ठीक है, खाली अमाशय कैसा दिखाई देता है, तो जे शेप का। इसको अगर खाली किया जाए तो ये जे शेप का दिखाई देगा ऐसे। ठीक है, तो खाली अमाशय कैसा दिखाई देता है, जे क्या आकृति का दिखाई देता है, ध्यान रखेंगे। खाली अमाशय कैसा दिखाई देगा, जे आकृति का दिखाई देता है।
क्लियर है? अब देखिए अब यहाँ पे अमाशय जो है इसकी क्षमता की बात करें तो अमाशय की क्षमता कितनी होती है? एक वयस्क इंसान में 1.5 लीटर की होती है। अमाशय जो है एक वयस्क इंसान कितना होगा? 1.5 लीटर का होगा। कितना क्लियर है? अमाशय थैलेनुमा संरचना है, खाली अमाशय जी आकृति का दिखाई देता है और इसकी क्षमता 1.5 लीटर होती है। इसी वजह से अब अमाशय कहाँ प्रेजेंट होगा? तो ये हम लोग का है क्या? पेट, है ना? इसको क्या कहेंगे? एब्डोमिनल कैविटी। ये है एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, तो ये स्टोमक जो है एब्डोमिनल कैविटी में लेफ्ट साइड में पाया जाता है। एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड में पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। यही वजह है कि खाना खाने के बाद से हम लोग क्या करते हैं? बाएं करवट सोते हैं, बाएं तरफ सोते हैं, क्योंकि बाएं तरफ सोने से क्या होता है? भोजन आसानी से पचती है। ठीक है, तो अमाशय बाएं तरफ होता है, इसीलिए हम लोग बाएं तरफ सोते हैं। अगर उल्टा सोएंगे तो पेट में क्या होगा? गैस बन जाएगा। ये बात यहाँ देखी जाती है। ठीक है, तो अमाशय आपका क्या होगा? बाएं साइड में हो गया। अब अमाशय के अगर भाग की बात कर लें, इसके कितने भाग होते हैं? देखिए यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है कि अमाशय है, इसे भाग बताए थे, इसी में कितने भाग इसको होते हैं। तो अमाशय के ये अलग अलग भाग देखे जाएंगे। देखिए ये ऊपर का भाग फंडस कहलाता है, ये इतना भाग क्या कहलाता है? फंडस कहलाता है। ये इसका भाग क्या कहलाता है? ये जो भाग है ये इसका बॉडी कहलाता है। ठीक है, और ये जो है पाइलोरस कहलाता है। ठीक है, तो अमाशय के कितने भाग? 3 भाग। कौन कौन से? फंडस, बॉडी और पाइलोरस। ठीक है, तो फंडस जो है ऊपर का भाग है, जहाँ पे क्या होते हैं? गैस इकट्ठा होता है। जैसे खाना खाने के बाद से जब कोई पेट में गैस बनता है ना, तो गैस इसी भाग में इकट्ठा होता है। ठीक है, फंडस में। नीचे वाले भाग में क्या होता है? भोजन रहते हैं आपके और पाचक रस रहते हैं, ये सारी चीजें नीचे होती हैं। और ऊपर का फंडस खाली होता है, इसीलिए वहां पे गैस इकट्ठा हो जाता है। ये बात क्लियर है? अब देखिए ये अमाशय का जो आंतरिक भाग है, यहाँ पे एक खास प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है। अमाशय के आंतरिक सतह पे एक खास प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, तो अमाशय के आंतरिक सतह पे क्या है? खास प्रकार की ग्रंथि है। तो उस ग्रंथि को क्या कहते हैं? इस ग्रंथि को कहते हैं हम लोग ये गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, जठर ग्रंथि। यहाँ पे जो ग्रंथि है उसे क्या कहते हैं? जठर ग्रंथि कहते हैं। कौन सी ग्रंथि है? जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि इंग्लिश में इसे कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, जठर ग्रंथि कहते हैं। चलिए इसको और क्लियर देखते हैं कैसे दिखाई देता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो डायग्राम में दिखा देते हैं आपको। ये अमाशय का दीवार हो गया। ठीक है, ये अमाशय का दीवार हो गया और यहाँ पे पाई जाती है इसकी ग्रंथियां। इस तरह से इसमें ऊपर क्या होगा? ओपनिंग होगा। ठीक है, इसमें ऊपर की ओर ओपनिंग होते हैं। तो ये क्या है? ये सारी जो है यही क्या है? जठर ग्रंथि है। जठर ग्रंथि है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, अब इस जठर ग्रंथि से क्या निकलती है? तो जठर रस स्रावित होती है। जठर ग्रंथि जो है ये कुछ ना कुछ स्रावित करेगी ना, तो इससे जठर रस का स्राव होता है। ये जठर ग्रंथि जो है क्या स्राव करती है? जठर रस का स्राव करती है। ये क्या है? जठर रस है। जठर रस का स्राव होता है। और जठर रस में क्या पाया जाता है? तो जठर रस में 3 चीजें होती हैं। जठर रस में 3 चीजें होती है। पहला सबसे खतरनाक चीज
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सबसे खतरनाक चीज HCl पाया जाता है। दूसरा क्या होगा, पाचक रस, पाचक रस पाए जाएंगे। और तीसरा चीज श्लेष्मा पाया जाएगा। ठीक है, तीसरा चीज क्या होगा, श्लेष्मा होगा। श्लेष्मा पाया जाएगा। ठीक है, यानी म्यूकस ये पाए जाएंगे। ठीक है, तो अमाशय के आंतरिक सतह पे क्या पाया जाता है, जठर ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, असंख्य जठर ग्रंथि, ये अलग अलग किताब में अलग अलग इसका नंबर देता है, आप लोग उसको देखते रहेंगे। ठीक है, तो ये जठर ग्रंथि हो गई। अब जठर ग्रंथि जो है इससे क्या स्रावित होगा, तो जठर रस स्रावित होगा, गैस्ट्रिक जूस स्रावित होगा। जठर रस में क्या कंपोनेंट है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पाचक रस और श्लेष्मा, ये 3 चीजें होती है। ध्यान रखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये दुनिया का सबसे कठोर अम्ल में आता है, मतलब सबसे मजबूत अम्ल में आता है। एक सबसे मजबूत अम्ल की बात करें, एक होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल के बाद से कोई आता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच कितना होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच ध्यान रखेंगे 1.5 से 3.5 होता है। 1.5 से 3.5 पीएच होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि अमाशय का पीएच कितना होता है, 1.5 से 3.5, क्योंकि इसका पीएच है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच इतना है, इसीलिए अमाशय का पीएच उतना बताया जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर। अब ये पाचक रस जो होते हैं, ये पाचक रस मतलब कि अलग अलग टाइप के यहाँ पे केमिकल्स होंगे, जैसे कि प्रोटीएज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, लाइपेज हो जाएगा, अमाइलेज हो जाएगा, ये सारी पाचक रस एंजाइम्स इसमें पाई जाती है। ठीक है, जिसको हम लोग पाचक रस के नाम से कलेक्टिवली कह रहे हैं, जान रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज यहाँ पे आती है। और यहाँ पे आ गया बात श्लेष्मा की। ठीक है, तो ये क्या करता है, तो श्लेष्मा जो है ना, ये जठर ग्रंथियों को सुरक्षित रखता है। कैसे सुरक्षित रखता है, तो ऑलरेडी हम लोग को पता है इसमें क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। पेट में हमारे क्या है, अमाशय से क्या निकल रहा है, जठरस, जठरस से क्या निकल रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच कितना होता है, 1.5 से 3.5। तो इतना तेज पीएच वाला कोई भी रसायन यदि हमारे शरीर पे गिर जाए, हमारे त्वचा पे गिर जाए, तो त्वचा को जला सकता है। ठीक है, तो जब हमारे त्वचा को जला सकता है, तो यहाँ पे हमारे जठर ग्रंथियों को भी तो जला सकता है। ये होता है ना कि जला सकता है, जठर जठर ग्रंथियों को जला सकता है, लेकिन जठर ग्रंथियां जलती नहीं है। क्यों नहीं जलती हैं, इसका कारण है, जठर ग्रंथि के नहीं जलने का कारण है, क्या कारण है, इसका कारण ये है कि इसमें से श्लेष्मा भी स्रावित हो रहा है। ठीक है, और ये श्लेष्मा क्या होता है, यहाँ पे एक परत बना देता है, श्लेष्मा का यहाँ पे एक परत बन जाता है। ठीक है, तो श्लेष्मा का जो परत है ये क्या करता है, इसे बचा लेता है। ठीक है, क्योंकि श्लेष्मा जो है इसके ऊपर किसी रसायन का, किसी अम्ल का कोई खास असर नहीं होता है, इसीलिए ये श्लेष्मा क्या करता है, तो जठर ग्रंथियों को बचा लेता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के दुष्प्रभाव से। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, श्लेष्मा जो है ये क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के दुष्प्रभाव से हमारे जठर ग्रंथियों को क्या करता है, बचा लेता है। क्लियर, सब क्लियर हो रहा, चलिए ठीक है। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे, एकदम क्लियर चल रहा होगा अभी। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, तो हम भी चेक कर लें कैसे चल रहा है। अच्छा चल रहा है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, चेक कर लें कैसे चल रहा है।
शुरू करते हैं। कितना क्लियर हो गया? आमाशय मतलब जितना है उतना क्लियर हो गया। इसमें तो कुछ कुछ बातें छूटी है, जैसे कि इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे स्फिंक्टर मसल होते हैं, इसको बता देते हैं। ये जो है यहाँ पे स्फिंक्टर होता है और यहाँ पर भी स्फिंक्टर मसल होता है। स्फिंक्टर मसल क्या होता है? स्फिंक्टर मसल जो है एक वाल की तरह काम करता है। ठीक है, किसी भी ऑर्गन के अंदर स्फिंक्टर मसल है तो उसको वो बंद करने और शुरू करने का कार्य करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको कार्डियक स्फिंक्टर मिलेगा। यहाँ पे होता है कार्डियक स्फिंक्टर। ठीक है, और यहाँ पे होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, कार्डियक स्फिंक्टर यहाँ होगा और पाइलोरिक स्फिंक्टर यहाँ पे होगा। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे क्लियर हो रही है। चलिए आगे देखते हैं। अब इंटेस्टाइन की तरफ मूव करते हैं। इंटेस्टाइन पे जाके ये चैप्टर का एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट हो जाएगा। एक मिनट। चलिए अभी क्या देखना है? इंटेस्टाइन देखना है। ठीक है, आंत, इंटेस्टाइन पढ़ना है। चलिए हेडिंग कर लीजिए इंटेस्टाइन, आंत। ठीक है, इंटेस्टाइन क्या है ये समझना हम लोगों को पहले। देखिए डायग्राम हम पहले दिखाए थे, डायग्राम में इंटेस्टाइन क्या है। तो इसमें इंटेस्टाइन दिखाने के लिए आपको अमाशय से डायग्राम बनाना पड़ेगा ताकि आपको क्लियर समझ में आए। ठीक है, ये हो गया आपका अमाशय, थोड़ा आगे तक जाएगा अमाशय ये सब। ठीक है, यहाँ से निकल कर अब यहाँ से इंटेस्टाइन शुरू होगा। मतलब आंत जिसको कहते हैं वो हम बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये इसका हो गया ओपनिंग। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ी सी चौड़ी संरचना पाई जाती है, थैलीनुमा, है ना। और ये अंदर क्या होगा? ऐसे आएगा। ऐसे दिखाई देता है। ठीक है, और यहाँ पर एक ये अंग पाया जाता है। ठीक है, तो अभी जो दिख रहा है ये क्या है? इंटेस्टाइन का संरचना है, आंत का संरचना है। ठीक है, तो यहाँ देखने से क्या दिख रहा है कि आंत जो है एक ट्यूब होता है, यहाँ शुरू हो रहा है यहाँ तक आ रहा है। तो क्या दिख रहा है? ये एक नली दिख रहा है, एक ट्यूब दिख रहा है। ठीक है, आंत पूरी तरह से क्या है? एक ट्यूब है, जहाँ पे क्या होता है? तो भोजन का पाचन, डाइजेशन क्या होता है? भोजन का पाचन होता है और पचे हुए भोजन का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, यहाँ क्या होता है? भोजन का पाचन और अवशोषण होता है, बचे हुए भोजन का अवशोषण भी होता है यहाँ पे। ये बात क्लियर है। और ये आंत जो होता है इसके दो भाग होते हैं। ठीक है, एक होता है छोटी आंत और एक होता है बड़ी आंत। आंत के कितने भाग? दो भाग। एक हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, और दूसरा होता है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, छोटी आंत और बड़ी आंत। ठीक है,
अब इसमें हमें देखना है छोटी आंत कौन सी है और बड़ी आंत कौन सी है। तो ध्यान रखेंगे छोटी आंत जो है उसके भी 2 भाग होते हैं और 3 भाग होते हैं, और बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। ठीक है, तो छोटी आंत और बड़ी आंत को अगर समझना है इनको हटाना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, इतना बस ध्यान रखेंगे, छोटी आंत और बड़ी आंत 2 भाग होती है आंत की। ठीक है, सबकी अलग अलग लंबाई फिर यहाँ पे हम बताएंगे। तो ये जो है छोटी आंत का सबसे पहला भाग है जिसे कहते हैं ग्रहणी, है ना, डिवोडिनम। डिवोडिनम, ठीक है, डिवोडिनम, ग्रहणी, यहाँ पे यू रहेगा, डिवोडिनम, डिवोडिनम। ठीक है, और ये होगा जेजुनम, और ये होता है इलियम। डिवोडिनम, जेजुनम, इलियम, ये 3 भाग है। किसके 3 भाग है ये? तो ये हैं छोटी आंत के। किसके भाग हैं? छोटी आंत के, यानी कि लिखे तो स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग हो गए। उसी तरह से और बड़ी आंत की बात कर ले तो बड़ी आंत में सबसे पहला भाग जो होता है यहां से आएगा, इसे कहेंगे सिक्कम। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कोलोन। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका रेक्टम। ठीक है, तो इसके 3 भाग, बड़ी आंत के भी 3 भाग। क्लियर है? तो ये तीनों किसके भाग हो गए? ये हो गए बड़ी आंत के। किसके भाग? तो बड़ी आंत के, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, क्लियर है? तो यहां से आपने आंत के अलग अलग पार्ट देखे। एक आपका क्या हो गया? छोटी आंत, दूसरा हो गया बड़ी आंत। छोटी आंत के कितने भाग? 3, डिवोडिनम, जेजुनम, इलियम। अब देखिए ये जो डिवोडिनम है यहाँ पे क्या होता है? तो डिवोडिनम में पीत रस जो है वो आके भोजन से मिलता है। ध्यान रखिए डिवोडिनम सी क्या आकृति का दिखाई देता है, और यहाँ पे क्या होता है? तो पीत रस आकर के भोजन से मिलता है। डिवोडिनम में पीत रस आकर के भोजन से मिलता है। तो पीत रस कैसे मिलेगा? तो यहाँ पे एक नली होती है, और ये नली ऊपर कहाँ से आती है? तो पित्ताशय से आती है, और पीछे की ओर क्या होती है? तो अग्नाशय होती है, पीछे की ओर अग्नाशय होती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होती है? तो यकृत होती है। यहाँ पे लीवर, यकृत है। ठीक है, और यकृत के अंदर क्या है? पित्ताशय है। यकृत के अंदर क्या है? पित्ताशय है। ठीक है, यही पीत रस यहाँ से होकर के आती है और भोजन में मिल जाती है। ठीक है, और ऑलरेडी हम लोग को पता है कि पीत रस कैसा होता है? तो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। पीत रस कैसा होता है? क्षारीय होती है। ठीक है, तो क्षारीय पीत रस जो है ये आकर क्या होता है? यहाँ से जो भोजन आया हुआ है उस भोजन में मिल जाता है। ध्यान रखेंगे अमाशय से जो भोजन चलता है, अमाशय में जो ये से आया तो पहले तो आया, तो ये पहले भोजन कहलाया। भोजन के बड़े कण होते हैं, ये क्या है? भोजन है, यानी कि ये फूड पार्टिकल है। ठीक है, लेकिन यही भोजन जब यहाँ अमाशय में पिस जाता है, टेस्ट की तरफ बदल जाता है, तो उसे हम भोजन नहीं कहते, उसे काइम कहते हैं। अब ये जब आगे जाएगा तो काइम के रूप में जाएगा। किस रूप में जाएगा? काइम के रूप में जाएगा। ठीक है, तो काइम जो है यहाँ पे क्या था? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, हम लोग ऑलरेडी पढ़ा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पे है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो काइम किस प्रवृत्ति का हो जाएगा? तो एसिडिक। काइम कैसा हो जाएगा? एसिडिक, यानी कि अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, और ये अम्लीय काइम जब यहाँ आता है और यहाँ इससे क्या होता है? क्षारीय पीत रस मिलता है, तो काइम फिर क्या हो जाता है? क्षारीय हो जाता है। ठीक है,
क्यों क्षारीय होता है? क्योंकि यहाँ पे भोजन का पाचन करना है, भोजन में वसा होता है और वसा का क्या होता करना है यहाँ पे? इमल्सिफिकेशन करना है। ठीक है, भोजन वसा का यहाँ क्या करना है? इमल्सिफिकेशन करना है। इमल्सिफिकेशन यानी कि पायसीकरण करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पायसीकरण यानी इमल्सिफिकेशन भी होता है। किसके द्वारा होता है इमल्सिफिकेशन? तो पीत रस के द्वारा होता है। किसका इमल्सिफिकेशन होता है? तो वसा का। भोजन के अंदर जो वसा होते हैं उसको पीत रस क्या करता है? इमल्सीकरण के द्वारा मतलब छोटे छोटे खंडों में तोड़ता है। क्यों? क्योंकि पीत रस जो है क्षारीय प्रवृत्ति का है और पीत रस में जो मिनरल होते हैं वो वसा को तोड़ने का काम करते हैं। इतना क्लियर है? अब देखिए, अब आते हैं जेजुनम। तो जेजुनम में क्या होता है? तो बाकी जो भोजन के मतलब बाकी जो पोषक तत्व है उनका पाचन होता है जेजुनम में। जैसे कि जेजुनम में आपका पाचन किसका होगा? प्रोटीन का होगा। प्रोटीन का पाचन होता है और कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट इनका पाचन कहाँ होता है? जेजुनम में होता है। ठीक है, और पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? इलियम में। ठीक है, यहाँ क्या होता है? तो पाचित भोजन का अवशोषण होता है। पाचित भोजन का अवशोषण होता है। पाचित भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? इलियम में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? आपके छोटी आंत के 3 भाग और तीनों के हमने काम बता दिए। ठीक है, अब आते हैं बड़ी आंत पे। ध्यान रखेंगे, बड़ी आंत जो है यहाँ पे सिक्कम है। ठीक है, सबसे पहला भाग बड़ी आंत का क्या है? सिक्कम है। और सिक्कम जो है ये एक ऐसी संरचना है जहां पे खास प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो भोजन के अंदर पाए जाने वाले मिनरल और विटामिन को पचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो सिक्कम में वो बैक्टीरिया होते हैं जो मिनरल और विटामिन को पचाने का काम करते हैं। एक बात ध्यान देंगे, ये छोटी आंत का भाग और बड़ी आंत का भाग जहां मिल रहा है वो सिक्कम है। ठीक है, और यहाँ पे एक ये उंगली जैसी संरचना निकली हुई है, ये जो है इसे कहते हैं हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन, अपेंडिक्स। इसे क्या बोलेंगे? अपेंडिक्स। इसे अपेंडिक्स कहते हैं। ठीक है, अपेंडिक्स को क्या बोलेंगे? तो वेस्टिजियल ऑर्गन बोलेंगे। अपेंडिक्स क्या है? ठीक है, अवशेषी अंग है। वेस्टिजियल ऑर्गन है, अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग क्यों है? क्योंकि जब मानव शाकाहारी हुआ करता था पूरी तरह से तब यह काम करता था, आज काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अपेंडिक्स जो है आज काम नहीं कर रहा है, वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, तो जब काम नहीं कर रहा इसीलिए इसको वेस्टिजियल ऑर्गन कह दिए। काम करता तो वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं कहलाता। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। तो ये अपेंडिक्स की बात हो गई। अपेंडिक्स कहाँ रहेगा? ध्यान रखेंगे, तो सीकम से जुड़ा हुआ रहेगा। मतलब छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ मिलती है वो सीकम है, सीकम से जुड़ा रहता है अपेंडिक्स। ठीक है, और अपेंडिक्स में जब कुछ भोजन कण फंस जाते हैं और अपेंडिक्स चढ़ता है, इसमें घाव जब हो जाता है, इन्फेक्शन जब हो जाता है, तो उससे एक रोग होता है जिसे कहते हैं अपेंडिसाइटिक। क्या कहते हैं? अपेंडिसाइटिक। ठीक है, और अपेंडिसाइटिस का इलाज क्या होता है? तो सर्जरी करके, ऑपरेशन करके अपेंडिक्स को निकाल देना ही अपेंडिक्स का इलाज है। ठीक है, अपेंडिसाइटिस का यही इलाज है कि इसका सर्जरी करो और इसे रिमूव आउट कर दो। क्लियर है? ये बात यहाँ पे हो गई। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं सिक्कम के बारे में। तो सिक्कम के बारे में मैंने बताया कि क्या है, थैलीनुमा संरचना हो जाता है और यहाँ पे खास प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? तो भोजन के अंदर पाए जाने वाले विटामिन और मिनरल को पचाने का कार्य करते हैं। ये बात क्लियर हो गया। उसके बाद से आता है कोलोन में। तो कोलोन जो होता है ये बड़ी आंत का ऐसा भाग होता है जहां पर विटामिन, मिनरल और जल का अवशोषण होता है। ध्यान रखेंगे, कोलोन में ही जल का अवशोषण होता है। उसके बाद से जो भाग बच गया भोजन का जो नहीं पचा है वो अब मल के रूप में यहाँ से आएगा और मलाशय में आकर के इकट्ठा हो जाएगा। रेक्टम को हिंदी में मलाशय कहेंगे। ठीक है, तो मलाशय में आकर के वो भोजन के कण जो है जो पचा हुआ नहीं है वो आके इकट्ठा हो जाएगा और इकट्ठा होगा तो वही मल के रूप में यहाँ से क्या होगा? समय समय से बाहर निकलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी क्या क्या पढ़ लिए? तो पूरा एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट कर लिया। ठीक है, और ये अंतिम भाग जो है इसको मलद्वार या एनस कहते हैं। इसको मलद्वार या एनस कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सारे क्या हो गए आपके छोटी आंत बड़ी आंत के भाग हो गए और पूरी की पूरी हमने एलिमेंट्री कैनालाइज कंप्लीट कर लिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने इतना सारा देखा। चलिए अब आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़ेंगे
और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बाद से क्या पढ़ेंगे, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ने के बाद से आगे हम लोग कंप्लीट करेंगे पाचन की क्रिया, और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद से पाचन क्रिया पढ़ लेंगे मानव के अंदर। ठीक है, यहाँ पे चैप्टर जो है मतलब कि मानव का जो पाचन तंत्र है ये एक पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।